नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ वीराम टीवी पर देख रहे हैं मुद्दे की बात। आजकल मुद्दे की बात में हर रोज कहीं ना कहीं मुद्दा सियासी होता जा रहा है, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो सियासी हलचल है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। अमूमन ऐसा होता है कि चुनाव आते हैं और चुनाव के परिणाम आने के बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है, लेकिन इस बार जो सियासत है वो चरम पर है। चुनाव के परिणाम आने के बाद विपक्ष को जिस तरह एक मजबूती मिली है और उसके बाद विपक्ष कहीं ना कुछ ऐसा कर रहा है जिससे चर्चा का केंद्र बना है। आज बात होगी राहुल गांधी के उस ट्वीट की जो उन्होंने अचानक रात 1:52 पर किया, और वो भी तब जब केरल में वो त्रासदी से पीड़ित लोगों को मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्हें डर है, उनकी आशंका ये है कि ईडी की रेड उन पर गिर सकती है। वैसे उन्होंने कहा है कि ओपन आर्म्स के साथ मैं ईडी का वेलकम करूंगा और चाय बिस्किट भी ऑफर की है। अब ईडी की रेड राहुल गांधी पर पड़ती है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर आज बात होगी कि आखिरकार राहुल गांधी किस राह पर चल पड़े हैं। आज इस चर्चा में मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपको मिलवा देती हूं और उसके बाद इस मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से धवल आचार्य जुड़े हुए हैं। धवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से और से डॉक्टर निकुल पटेल जुड़े हैं। सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं गोपी घांगर, जिनको हमने सालों तक आज तक पर देखा और अब वो निर्भय न्यूज के तहत निर्भय होकर अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ा रही। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। चलिए, सबसे पहले 2-2 मिनट में आप सभी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ जो ट्वीट आज हुआ है उस पर, और उसके बाद सवालों का जो दौर है वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष पर भारतीय जनता पार्टी आरूढ़ है। सबसे पहला सवाल उनसे ही कि धवल भाई, क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी अलग अलग मुद्दे को लेकर चर्चा में होने के आदी हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं उनके नाम पर डिबेट हो रही है, रोज सुर्खियां बटोरने के आदी हो गए हैं। आपको लगता है राहुल गांधी ये जो जिस राह पर चल पड़े हैं वो क्या कहती है ये राह? पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का आभारी हूं, और ये बहुत ही अच्छा विषय लिया है, आपने चयन किया है, और राहुल जी के बारे में बात करने की आई है। हमारे लोकसभा के सदन के 4-5 टर्म से जो सांसद चुने जा रहे हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेवारी ले रहे हैं, वो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छे ही है। हमारे स्टार प्रचारक रहे हैं, और कम से कम जब तक मेरी जानकारी है तब तक अब तक 24 इलेक्शन हारने का बहुत बड़ा कड़ा रिकॉर्ड है उनका, और वो आगे भी जाएगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानूंगा कि राहुल जी ने जो लंबी सेवा की है कांग्रेस की, वो आगे भी करने लायक रहे और करेंगे ही करेंगे। और जब तक वो करेंगे तब तक हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, संसद का दुर्भाग्य है कि ऐसे अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमें एक विपक्ष के नेता इतने सालों में पहली बार मिले हैं। और देखा गया है कि संसद की जो गरिमाएं होती है वो गरिमाएं उन्होंने कहीं न कहीं उसका खंडन करने का कृत्य किया है, जघन्य कृत्य किया है। जैसे वो अखिया की नैन मटक किया करने की बात हो, या मजाक की बात हो, या वो जो सदन है वो बहुत ही बड़ा गरिमामय वातावरण का वहाँ जो हमें उसका सुचारू रूप से संचालन करना होता है और उसका ख्याल रखना होता है, वो एक हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो विशेष जिम्मेवारी होती है। आप सब विद्वान लोग हैं, आपको पता ही है कि आज हम ये डिबेट कर रहे हैं, तो वो डिबेट में भी हमें एक लयबद्ध प्रकार की चर्चा करनी होती है, और वो शब्दों का भी चयन हमें एक गरिमामय होना चाहिए। तो वो तो संसद है, देश का सर्वोच्च लोकशाही का मंदिर है, और वहां पे उन्होंने अब तक क्या क्या किया वो सबके मेरे से भी ज्यादा आप विटनेस रहे हो, मीडिया विटनेस रही है, देश की जनता ने देखा है। तो जो भी है, एक अपरिपक्व नेता के रूप में वो उभर के आ रहे हैं। कुछ भी बातें कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, गलत बातें लोगों को
फैला रहे हैं, चाहे वो कोई भी दिशा में हो, फिर वो संविधान की बात हो या जाति गणना की बात हो या देश की सुरक्षा की बात हो या कैसे भी जुमले हो, जब भी वो बोले हैं उन्होंने झूठ 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 ही झूठ बोला है। और मुझे एक सनातनी होने के नाते एक गर्व का अनुभव हो रहा है कि चलिए, जिस राम के बारे में उन्होंने ऐसा बोला था कि ये राम है ही नहीं, जो सनातन में मानते ही नहीं है, जो रामायण महाभारत जैसे कोई ग्रंथ में उनका मानना है ही नहीं, वो आज उसके उदाहरण दे रहे हैं। तो प्रभु श्री राम उनको जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि दे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। और मैं ज्यादा कुछ ऐसे अपरिपक्व नेता के लिए मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। चलिए, मैं अभी आपको कुछ कोट नहीं कर रही हूं। मैं उस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 में भाषण के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो शब्दों का प्रयोग किया गया, शायद थोड़ा सा याद जरूर करवा दे हम। मुजरा या भैंस या इस तरीके की जो चीजें सामने आई जिस पर बहुत सवाल उठे, उस पर मैं जरूर जवाब लूंगी। लेकिन मेहमान जो जुड़े हैं उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, राहुल जी ने ये कहा है कि उन पर ईडी की रेड हो सकती है और चक्रव्यूह वाला जो बयान उन्होंने संसद में दिया था। सर, एक 2 मिनट की छोटी सी प्रतिक्रिया और फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले राहुल गांधी जी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत ही प्रयत्न किया गया कि उनकी छवि को ठेस पहुंचाया जाए, और संसद में भी उन्होंने खुल के कहा कि आपको जितना भी मुझे नीचा दिखाना है आप दिखा सकते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ और लोगों का आवाज उठाना मेरा धर्म है। और सनातन धर्म भी यही कहता है कि अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो धर्म की आवाज बनकर आप लोगों के अन्याय के सामने खड़े रहो। तो वो कोई गलत नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो उनके फेवर में नहीं है, और इस देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ सरकार के खिलाफ बोलता है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि ये लोग देशद्रोही है, ये लोग देश के प्रति प्रेम नहीं रखते। लेकिन ये सब बातें गलत है। अगर राहुल गांधी जी की बात की जाए तो जिस तरह उन्होंने आशंका व्यक्त की है वो पहली बार नहीं है। वो संसद के पटल पे भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की ओर से बोल चुके हैं कि इस देश में अगर भय का माहौल किसी ने खड़ा किया है वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और सरकार यही सोचती है कि जिसको भी अगर कोई अपना आवाज रख रहा है तो उसको कैसे उसका आवाज को बंद किया जाए, उसके लिए द्वारा सेंट्रल एजेंसी का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है वो भी कई बार हमने देखा है। और वही मुद्दा पूरे देश के अंदर भी चला था, और 2024 में हमने देखा कि जिस तरह लोकसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को जिस तरह उन्होंने पीछे हट होना पड़ा, तो हम आज जो देख सकते हैं कि लोगों की जनता ने भरोसा जताया है। क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि 2 लड़के क्या करेंगे यूपी में, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी बोलती थी। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि जिस तरह देश की जनता ने हम पर और कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर विश्वास किया है, हम आने वाले दिनों में वो विश्वास को कायम रखेंगे। और अगर राहुल गांधी जी कुछ आशंका जता रहे हैं तो वो उनके बात में कुछ तथ्य होगा, आने वाले में दिनों में देखना होगा कि किस तरह पूरा मामला सामने आता है। चलिए, मैं जरूर ये बात याद करना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी को भी कि कांग्रेस पार्टी को भी अब कहीं ना कुछ बातें करने की आदत सी पड़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है जुमलेबाजी वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था, लेकिन अब हो सकता है ईडी की रेड, लेकिन ईडी की रेड कांग्रेस पार्टी पर या राहुल गांधी पर क्यों होगी, उस पर भी एक बड़ा सवाल है। उस पर मैं वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ गोपी धांगर जुड़ी हुई है। गोपी मैम, आपको क्या लगता है ये जो राजनीति अलग रंग ले रही है, राहुल गांधी रोज कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे सुर्खियों में रहते हैं, आपको लगता है ये सुर्खियों में रहने की वजह है या फिर हो सकता है कि वाकई में उनके ईडी की रेड उन पर होने की उनको कोई सूत्र मिले हों? देखिए, राहुल गांधी ने जिस वक्त ये ट्वीट किया, ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। रात को 1:53 पे ये ट्वीट किया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है उससे ये लग रहा है कि हो सकता है कि उनके पास कोई जानकारी होगी या नहीं भी हो सकती है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी राहुल गांधी अपनी ट्वीट से सरकार की नींद उड़ाने के लिए कई बार ऐसे प्रयास कर चुके हैं। फिर वो चाहे अपना जो उनका एक कुत्ता था उसके साथ उन्होंने एक ट्वीट रखा था, वो भी काफी ज्यादा चर्चा में आया था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर राहुल गांधी इस तरीके से ट्वीट करते हैं तो उन्होंने
ईडी के जो डायरेक्टर है उनको भी टैग किया है इस ट्वीट के अंदर कि मैं बाहें खोलकर चाय नाश्ते पर इंतजार करूंगा। कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी का जो रवैया रहा है पिछले दिनों राज्यसभा में, पिछले दिनों जिस तरीके से लोकसभा में वो बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 240 तक ही पहुंच पाई है, मतलब पूर्ण बहुमत भी नहीं ले पाई है। इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। सत्ता पक्ष जो है वो कहीं कह सकते हैं कि उनको भी बजट पर जिस तरीके से वहां पे चर्चा होती है लोकसभा के अंदर, तो जो सत्ता पक्ष है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक अकेले हाथों सरकार चलाते थे, वो भी कहीं दबाव के भीतर है। और वही असर जो है वो अब राहुल गांधी के बयानों पे भी देखने मिल रहा है। जिस चक्रव्यूह की वो बात कर रहे हैं, जिस चक्रव्यूह का नाम लेते हैं, जिस पद्मा कमल के नाम के साथ वो पूरा अपना भाषण देते हैं, अगर आप उस भाषण को गौर से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का बयान ये था, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष के पास से देश की जनता को कुछ उम्मीद होती है, और वही उम्मीद जो है वो यहाँ पे राहुल गांधी कहीं, क्योंकि अब तक देखिए जो परसेप्शन लोगों में बना हुआ था, एक पप्पू की छवि बनी हुई थी, उस पप्पू की छवि को किस तरीके से राहुल गांधी उसको वॉश आउट करते जा रहे हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो पप्पू तो बहुत दूर लेकिन काफी गंभीरता से भी लेने लगी है। कमल भाई ने अभी ये कहा कि राहुल गांधी का धन्यवाद करता हूं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये धन्यवाद से ज्यादा राहुल गांधी अब आप ही लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींद जरूर उड़ी हुई है, ये बोलने की बात है। अगर आप लोकसभा में भी देखेंगे तो जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिस तरीके से लोकसभा के अंदर ये चीजें, ये बातें रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही पूरा जो केंद्र की सरकार है, उनके लिए नींद उड़ाने के लिए काफी है वो, क्योंकि जिस तरीके से ओम बिरला बीच से ही रोक देते हैं, ये क्यों जरूरत पड़ने लगी? ये चीजों को देखने का परसेप्शन जो है वो लोगों का, जनता का परसेप्शन बदला है। नहीं है कि राहुल गांधी की छवि बदली है, लेकिन लोगों का देखने का परसेप्शन भी चेंज हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही मैम आपने। आजकल संसद अब वैसे बहुत नीरस कभी कभी लगता है, लेकिन फिलहाल बहुत इंटरेस्टिंग संसद चल रहा है और देश के आम आदमी को भी उसमें इंटरेस्ट आए, उस कदर बातें हो रही है। जब विपक्ष बात उठाता है, जब विपक्ष मजबूती से सवाल पूछता है या कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो लोग भी उसमें उस चर्चा को जरूर देखना पसंद करते हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने जिस तरह खड़े होकर राहुल गांधी को जवाब दिया एक के बाद एक, जब वो पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना भाषण दे रहे थे, तब बारी बारी गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक को खड़ा होना पड़ा, जवाब देना पड़ा। धवल जी, आप इसे ऐसा नहीं कह सकते कि हम इन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे तो लेना ही पड़ेगा। वैसे केंद्र ने तो लेना शुरू कर दिया है, केंद्र में जो भी नेता बैठे उन्होंने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों के बीच जा रहे हैं, मोची बनकर कभी चप्पल सी रहे। उनकी चप्पल अगर लाखों में बिकती है, वो भी सुर्खियां बन रही है। तो धवल जी, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेने का वक्त काफी पहले आ गया था। अगर आप लोग नहीं मान रहे तो शायद मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं गंभीरता से लेना चाहिए, तो वो जो विषय के ऊपर आप बोल रहे हैं वो विषय अलग है, और राहुल जी जो जुमलेबाजी कर रहे हैं वो विषय अलग है। दोनों के बीच गंभीरता से ले रहे हैं, खाली उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गंभीरता भारतीय जनता पार्टी हर वक्त रखती है, वो चुनावी टाइम पे फील्ड में नहीं होती है। हमारा कार्यकर्ता हर वक्त प्रजा के बीच में होता है। अगर आप गंभीरता से लेते हैं तो बालक बुद्धि कैसे कह सकते हैं? नेता बालक बुद्धि तो बालक बुद्धि ही रहेगा ना मयूरा जी। जो अपरिपक्वता का परिचय उन्होंने दिया है। आप इतने साल से यहाँ पे ये चैनल चला रही है, गोपी जी बरसों से गुजरात में मीडिया में पर्सन के बतौर बहुत ही अच्छा दायित्व निभा रही है। अगर वो कोई नया आदमी आके भूल कर जाए, नया एंकर, तो बराबर है, लेकिन 5 टर्म से 4 टर्म से कोई सांसद में आता है और उसको रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं है, स्पीकर को बार बार कहना पड़ता है कि आप
ये नहीं कीजिए, वो कीजिए, ये करिए, ये न करिए, तो बारी बारी आपको ये सिखाना पड़े तो ये बालक बुद्धि नहीं है तो क्या है। सचिन तेंदुलकर को बल्ला कैसे पकड़ा जाए वो अब हम सिखाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। शुरू के तौर में रमाकांत आचरेकर उन्हें सिखाएंगे, बराबर है। जब इतना सीनियर कोई बल्लेबाज हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ऐसा कोई सीनियर जो बतौर टीम मेंबर बहुत टाइम से टीम में है, सदन में है, तो उसे हमें ये सिखाना पड़े, ये एक अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष की बहुत ही बड़ी जो बात है वो देश की जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है तो है, ये देश की जनता तय करेगी, आने वाले दिनों में तय करना ही है। जनता देखेगी, जनता उनको जवाब देगी जी। और जो बात आप हमें कह रहे हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के बतौर हमने राष्ट्रपति जी ने आमंत्रण देने के बाद ही हमारी सरकार का गठन हुआ है। 3 टाइम कांग्रेस जो टोटल है भी हमारी ये अभी की जो गवर्नमेंट ने सीटें ली है उसमें भी वो हमें कम्पीट नहीं कर सकी है। और जो आपने बात की कि ईडी का और ये उन्होंने ट्वीट किया तो ये एक भय का माहौल तो उन्होंने, जब जो चोर की दाढ़ी में तिनका है कहावत है और वो कहावत के हिसाब से जिसने गलती की है उसको डर लगेगा। गोपी जी को लगा, मुझे लगा, आपको लगा, कई ऐसे लोग हैं। उन्होंने क्यों ट्वीट नहीं किया रात के 1:30 बजे? उन्होंने ही क्यों किया? आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको कोई भी आया? कब आएगा? आपने ऐसा कोई कृत्य किया होगा, संवैधानिक रीत से कुछ भंग किया होगा, वो आपको ही पता होगा। मैंने किया हो तो मुझे पता होगा जी। तो मैं ऐसा कोई आशंका, डर दिखाने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा जुमला करूंगा ही करूंगा। वैसे ही एक उन्होंने एक जुमला रखा है और देश की जनता देख रही है कि एक नेता प्रतिपक्ष जैसा जिम्मेदार आदमी ऐसे बड़बोलेपन करेगा तो ये अच्छा बात नहीं है, ये इन्हें शोभा नहीं देता है। चलिए, ये इन्हें शोभा नहीं देता है, क्या किसको शोभा देता है वो पूरा देश देख रहा है। और बड़े आरोप लगाए गए हैं निकुल जी। ये उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है और अगर ईडी के नाम से इस तरह का अगर उनको उनके डायरेक्टर को टैग करके अगर ये कहा जाए कि ईडी की रेड पड़ने वाली तो कहीं ना कहीं दबाव बनता है। अगर इन्हीं दौरान अगर ईडी की रेड पड़ती है तो शायद ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपको लगता है कि ईडी ऊपर भी एक दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की ओर से की जा रही है? निकुल जी, मैं इतना ही कहूंगा कि अगर कुछ बात राहुल गांधी जी को पता चली है और संवैधानिक रूप पे पता चली या असंवैधानिक रूप पे या उनको अपने सोर्सेज से पता चली है, अगर वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर कुछ व्यक्त कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया माध्यम से तो आपको सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अगर ऐसा कुछ भविष्य में होता है तो डेफिनेटली सरकार पे एक सवाल उठेगा। और जिस तरह लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी जी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जिस तरह सरकार को घेर रहे हैं तो वो उनका नैतिक जवाबदारी है। और वो खुद भी संसद के पटल पर बोले हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं और वो खुद बोलते हैं डरना मना है। जो भी बात रखते हैं एकदम अच्छी तरह रख रहे हैं और सरकार को सवाल सीधा पूछ रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि यही विपक्ष का काम है, क्योंकि अगर हमारी 99 सीट आई है और इंडिया गठबंधन की 230 आई है तो हम जनता का जो भी जनादेश है उसको स्वीकार कर, राहुल गांधी जी खुद बोले हैं कि हम यहाँ बैठने के लिए तैयार है। लेकिन जिस सरकार जो बोल रही थी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सीट भी ये किसी को नहीं मिलेगी, तो वो बात उनकी आज गलत हो गई है। जो सरकार ऐसा बोल रही थी कि मोदी सरकार, मोदी गारंटी, वो आज शिफ्ट होके एनडीए सरकार, एनडीए पे आ गई है। तो वो दिखा रहा है कि प्रेशर सरकार पे बिल्ड हो रहा है और इसी वजह से वो लोकशाही के लिए बड़े हित में है। और अगर अभी हम संसद के फ्लोर पे जो भी बजट सेशन हो या उससे पहले प्रेसिडेंट का अभिवादन प्रस्ताव हो, तो सभी प्रस्ताव पे जिस तरह चर्चा हो रही है तो देश के हित में है। और वो लोगों को पता चल रही है, हमारी देश की जनता जो है उनको ये क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, तो मैं उनसे विनती करना चाहूंगा
कि लोगों को ऐसा बुरा भरा मत बोले नेशनल टेलीविजन से, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी को आप जितना भी खराब पोर्ट्रे करना चाहेंगे, उतना ही आत्मविश्वास से राहुल गांधी जी काम करेंगे। अगर आने वाले दिनों में ईडी की रेड होती है और आशंका जताई जाती है, भूतकाल में भी ऐसा हुआ है कि किस तरह उनको शिकंजे में लेने का प्रयत्न किया गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है, करप्ट पार्टी है। पिछले 10 सालों में कोर्ट में केसेस चले हैं, कहीं पे भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, किसी को भी सजा नहीं हुई है। ये लोग सिर्फ बातें बन के एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार का एपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, उससे ज्यादा उनको कुछ आता नहीं। और जुमलेबाजी की बात करें तो 15 लाख का जुमला उनके खुद के मंत्री ने संसद के पटल में बोला था कि ये तो जुमला है। हम जुमला नहीं कर रहे, हम लोगों की बात कर रहे हैं और अपने अच्छी तरह कर रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ये करना जारी रखेंगे, देश के हित में जारी रखेंगे। सर, ईडी, सीबीआई और ये सारी एजेंसी, नेशनल एजेंसीज है, उन पर आप लोग दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे, कहां तक सही लगता है? इन एजेंसियों पर अविश्वास जब विपक्ष करता है तो देश के लोगों को भी इस पर शंका पैदा होती है, ये कहां तक सही और जायज मानते हैं आप? एडीआर का रिपोर्ट है कि पिछले 10 सालों में 95% केसेस जो दर्ज हुए या इन्वेस्टिगेट हुए, वो विपक्षी नेताओं पे हुए या विपक्षी दल के बड़े बड़े नेताओं पे हुए। अगर ईडी और सीबीआई और आईटी इतनी ही अच्छी तरह काम कर रही है तो बहुत सारी ड्रग्स की हेराफेरी हो रही है। आज गुजरात के अंदर साइबर अटैक हो रहा है कॉर्पोरेट वो सहकारी बैंक पे, वो सब बातें उनको पता नहीं चलती। और जिस तरह वो शिकंजा कसना चाहते हैं विपक्ष पे, तो हम सब देख रहे हैं और ये सब बातें ऑलरेडी सबको पता है। इसीलिए इस बार जिस तरह लोगों ने वोटिंग किया, उन्होंने विपक्ष को मजबूत किया। और आने वाले दिनों में हम उसी बिना पे काम करेंगे जहां देश हित, लोक हित की बात होगी। चलिए, लोकहित की बात करिए कांग्रेस पार्टी। आने वाले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी क्या कर पाती है, उसके बाद 5 साल का भविष्य तय होगा। गोपी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। गोपी जी, देश का जो कहीं ना कहीं देश की जो राजनीति है वो बदल रही है। जब से विपक्ष मजबूत हुआ है, राहुल गांधी को मजबूत करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही बहुत बड़ा हाथ तो ऐसा लगता है, क्योंकि उनके हर भाषण कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के आसपास ही घूमते रहे। और ऐसे में जो जनाधार आया वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी से। आपको लगता है कि राहुल गांधी को बड़ा बनाने में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है? देखिए, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव से पहले की अगर मैं बात करूं और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा निकाली, जिस तरीके से वो पैदल चले, जितना मैं समझती हूँ राजनीति को मयूरिका, तुम इतना मैं समझ पाई हूँ कि जिस तरीके की सोच राहुल गांधी की है, ये सोच वो चाहते हैं कि ओरिजिनल कांग्रेस जो है वो सामने आए, लोगों को वो ओरिजिनल वाली कांग्रेस से प्यार करते हैं। देखिए, आप अगर देखेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, इतने सारे नेता जो है जो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो राहुल गांधी ने एक ही बात कही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं थी और राहुल गांधी द्वारका में थे और राहुल गांधी को जब पूछा गया कि इतने सारे लीडर्स आपके जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि 5 नेता भी होंगे लेकिन वो हमारी विचारधारा के होंगे, तो वो आखिरी तक हमारे साथ रहेंगे। तो यहाँ पे ये सोच बहुत मायने रखती है। और धीरे धीरे जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा निकली, और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो देश में जो छवि थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, विकास पुरुष की जो छवि थी, गुजरात मॉडल को दिखाया था, आज हालत क्या हो रही है गुजरात को अगर आप देखने जाएंगे तो गुजरात के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे वो लीडरशिप नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे नेताओं के नाम आ रहे हैं अलग अलग क्राइम के अंदर, चाहे वो ड्रग्स हो या शराब हो या कुछ भी हो। अब जो कांग्रेस से नेता आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके लोगों को ही मंत्रिमंडल में स्थान मिल रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का खुद का नेता जो है, जो सालों से आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ था, सालों से वहां पे काम करके आया हुआ है, वो नेता आज कहां पर है, वो खुद को हाशिए में समझता है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी उतनी ही मायने रखती है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी छवि को बदला है, हालांकि ईडी की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो देखिए ईडी का जिक्र कहां कहां पे आया। ईडी का जिक्र आया महाराष्ट्र में, जो पवार है उसको लेकर आया। ईडी का जिक्र हेमंता बिश्व शर्मा के साथ आया।
कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता को अब तक जो परसेप्शन बना है उस पे कहीं स्टैंप भारतीय जनता पार्टी ने ही लगाया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, कांग्रेस ये कहती है कि हमारे नेताओं को डराने के लिए ईडी का इस्तेमाल होता है। वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो ईडी की सारी इंक्वायरी बंद हो जाती है। जी ठीक है, तो ये परसेप्शन जो कांग्रेस ने क्रिएट किया उस पे स्टैम्प भारतीय जनता पार्टी ने ही लगाया और लोगों को ये प्रूव करके दिखाया कि हाँ यही हो रहा है। ऐसा नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो करे इंक्वायरी, जिस नेता को शामिल किया है भारतीय जनता पार्टी में उसी के खिलाफ इंक्वायरी करे। जी क्यों नहीं होती है? तो राहुल गांधी का जो ट्वीट है, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ईडी इंक्वायरी करेगी या नहीं करेगी ये तो बाद में जब वक्त आएगा पता चलेगा, अगर ईडी आती है तो। लेकिन जिस तरीके से चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, सोनिया गांधी को वहां पे बुला के पूछताछ करने का मामला हो, तो कहीं ना कहीं जो परसेप्शन कांग्रेस बिल्ड कर रही है इस वक्त देश के अंदर की महंगाई है और हमें परेशान किया जा रहा है, चुनाव है और हमारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, तो ये जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है, कहीं ना कहीं देखिए हिंदुत्व की छवि तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आ गई, लेकिन वो हिंदुत्व कितने वक्त तक चलेगा? आपको एक विकास मॉडल भी देश को देना है, आपको गरीबी को भी कम करना है, आपको महंगाई को भी कम करना है, तो ये चीजें नहीं हुई पैरेलली। तो शायद हो सकता है कि आज लोगों को जो विश्वास था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब यहाँ से 2014 में भेजा था, वो विश्वास आज कहीं डगमगाया हुआ दिख रहा है। गोपी जी जो सवाल उठा रही हैं वो बहुत बड़े सवाल हैं और देशवासियों को इन सारी चीजों पर गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बहुत छोटा छोटा जवाब लेकर इस डिबेट को हम समाप्ति की ओर आगे ले जाएंगे। धवल जी, आपको लगता है राहुल जी के लिए अब डरने की जरूरत है? ईडी अगर आती है तो शायद राहुल गांधी ने तो ये बात कह दिया है कि डरो मत, वो तो नहीं डर रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डर रही है? क्योंकि आज ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कुछ भी मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा जब नेता प्रतिपक्ष एक ट्वीट करता है। आपको क्या लगता है? कोई आदमी बोल रहा है कि डरो मत, यानी आप समझ लेंगे कि वो डर नहीं रहा है, ऐसी बात हुई आपकी। लेकिन ज्यादातर ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा होता है, आप भी जानते हैं, मेरे से भी आप ज्यादा विद्वान है आप लोग सभी। तो जो आदमी डरता है वही बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता है, मुझे डर नहीं लगता है, मुझे डर नहीं लगता है। ऐसा एक रिसर्च आया हुआ है, आप सभी को पता है और आप मानते भी है। रही बात जो ईडी, सीबीआई और जो एजेंसी है इसकी बात कर रही है, तो उनकी दादी जी ने ये परंपरा शुरू की थी और उनकी दादी जी ने क्या परंपरा के द्वारा क्या क्या किया था और किस लोगों के साथ क्या बुरा बर्ताव किया था, वो 75 के साल की इमरजेंसी हो या उसके बाद जो नेता भाजपा को आ जाता है कांग्रेस का, अपनी ही पार्टी के लोग, अपनी पार्टी के लोगों क्या इंटेलिजेंस द्वारा फोन टेपिंग, रिकॉर्डिंग, ये वो सब अगुवा भी किए गए थे कई नेता उनकी ही पार्टी के जब हुए थे। तो ये जो परंपरा है ये उन्होंने शुरू की हुई है। यहाँ कोई एजेंसी का जो है वो दुरुपयोग करने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर सीबीआई की कार्रवाई रही बात, तो कोई भी एजेंसी कुछ भी करती है तो न्यायपालिका में ऐसा प्रावधान है कि हम याचिका दायर कर सकते हैं मान्यवर नामदार कोर्ट के आगे। हमारे यहाँ अदालतें जैसा सिस्टम है और वो अदालतें उसका कार्यवाही करती है। अदालत को हम याचिका दायर करेंगे तो उसका जवाब हमें बखूबी मिलेगा। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कॉमन सिविल पर्सन जो भी है, कॉमन मैन, वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी याचिका सुनाई नहीं जाएगी या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा। लेकिन क्या है कि करना होना चाहिए, अच्छी बातों के लिए करना होना चाहिए। और अभी जो बजट सेशन चल रहा है और जिसके कारण ये सब बात हो रही है, तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि जब मनमोहन जी का लास्ट बजट था वो 15 लाख करोड़ का था और हमारी गवर्नमेंट ने जो अभी बजट डिक्लेयर किया हुआ है वो 48 लाख करोड़। सर उसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। 48 लाख करोड़ आप लोग कहाँ यूज करने वाले हैं वो भी आप डिफाइन कर पाए। आपके नेता अब अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और समझा रहे हैं बजट। मुझे लगता है जब वित्त मंत्री ने 3 घंटे में समझा दिया। सर आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है?
गोपी जी, एक छोटा जवाब आपसे भी चाहूंगी कि ईडी सीबीआई की रेड तो बहुत अलग बात है, लेकिन नेशनल एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है वो देश के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। क्या इस पर साथ मिलकर कुछ किया जा सकता है, कुछ आवाज उठाई जा सकती है मैम? देखिए मयूरिका, सबसे महत्वपूर्ण, जब कांग्रेस की सरकार थी तब यही भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का इस्तेमाल, दुरुपयोग करने का इस्तेमाल, दुरुपयोग का आरोप भी लगा रही थी और इसी सीबीआई को पिंजरे का पोपट बता रही थी। उस वक्त भारतीय जनता कांग्रेस इस्तेमाल करती थी सीबीआई का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरुद्ध में। अब भारतीय जनता पार्टी आई है, उन्होंने सीबीआई का इस्तेमाल न करके ईडी का इस्तेमाल किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब सत्ता परिवर्तन होता है या जब दूसरी सत्ता आती है तो वो इस तरीके से एजेंसियों का कहीं ना कहीं गैर इस्तेमाल जो है वो करती ही है, और कई बार अपने विपक्षियों को परेशान करने के लिए किया जाता है, तो कई बार फंड के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर मुझे जो लग रही है वो यही है कि जब पावर होती है, आपके पास सत्ता होती है, तो उस वक्त जो इस्तेमाल किया जाता है वही चीज लौट कर भी आ सकती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और वही चीज, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कह रही हूं कि देखिए कांग्रेस जो है वो अब तक जिस तरीके से राजनीति करती आती थी, भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस को बहुत सारी चीजें सिखा दी है। Yes. अब अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हो सकता है जिस तरीके से पी चिदम्बरम को जेल में डाला था उसी तरीके से यहाँ पे कोई और नेता होगा। ये रिवेंज पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? ये रिवेंज पॉलिटिक्स की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के जरिए हुई है, इस तरीके से मुझे लग रहा है। जी जी। चलिए, निकुल जी हमारे साथ है, एक छोटा सा जवाब उनसे भी ले लेते हैं। सर, बहुत बड़े आरोप है, जब भी कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, यहाँ भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ नेशनल एजेंसीज जिस पर देश भरोसा करता है उनके दुरुपयोग की बात है। और अगर कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप पिछले सालों में लगते ही रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, और एक नैरेटिव जो सेट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत कुछ सीखी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो सिखा रही है वही कांग्रेस भी सीख रही है। मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, राहुल गांधी भी कुछ उसी फिराक में लग रहे हैं। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और एक अलग आइडल, एक अलग सोच और एक अलग रणनीति के साथ आगे जाना चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी अपना फिर से वो स्थान हासिल कर पाएगी? सर, एक छोटा सा जवाब। नहीं, मैंने आगे भी कहा कि 85% 90% केसेस जो है वो ईडी के तहत विपक्ष पे लगाए गए। मैं इतना ही कहूंगा, सरकार से आपके ओर से, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, अगर ये सोचती है तो एडीआर भी रिपोर्ट दे रहा है कि 400 से ज्यादा एमएलए एमपीज जो है वो विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। तो ये जो 400 लोग हैं उनके खिलाफ जो भी इंक्वायरी पेंडिंग्स थी वो भी साथ में चालू करे, और जो भी विपक्ष के लोग हैं अगर उनपे कोई इंक्वायरी, उनपे कोई केसेस चल रहे वो भी पैरेलल चलाए, तो डेफिनेटली ये जो राजनीति है एक अच्छे स्तर पर जाएगी। वरना ये जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का जो खेल जो चालू हुआ है वो सही में देश के पूरे हित के अनुसार नहीं है। आने वाले दिनों में किसी ना किसी को शुरुआत करनी होगी। हम आपसे आश्वस्त करते हैं कि कांग्रेस हमेशा अच्छी राजनीति करती है और करती रहेगी। चलिए, आशा करते हैं आप कांग्रेस पार्टी की ओर से है, साथ ही साथ वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, तो मुझे लगता है बुद्धिजीवी लोगों में जब आप आते हैं तो आप जो कहेंगे शायद उस पर यकीन करना बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि देश में जो भी गतिविधियां हो रही है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वीआरएम को आप रोजाना यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, जरूर देखते रहिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर देखते हैं, वहां भी आप हमें शेयर करते रहिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।